तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने सिंथेसिस के पार्ट 1 में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 1 में आपने यहाँ तक समझ लिया था कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है और हर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। आपने ये अब तक समझ लिया था। आज अब हम सब पढ़ेंगे उसके आगे का ये पार्ट यूज़ ऑफ एडवर्ब क्लॉज के बारे में। तो एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज सेम चीज़ है, वो आप उसमें कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका जो अर्थ होता है एडवर्बियल क्लॉज, जैसे कि आप एडवर्ब जानते हैं कि क्या होता है। एडवर्ब जो होता है उसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं और इसका काम क्या होता है, वो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। देखते हैं ध्यान से। वाक्य में एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज जो होती है वो क्या कार्य करती है, वाक्य में एडवर्ब या क्रिया विशेषण का कार्य करती है। जो कि क्रिया विशेषण का कार्य होता है वही एडवर्बियल क्लॉज होता है। अब जैसे क्रिया विशेषण का कार्य एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताना है, तो यहाँ पर जो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो इसका यूज़ आप पढ़ेंगे, पहले वो समझ लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ है एडवर्बियल क्लॉज का वो ये है कि जहाँ कहीं भी वर्ब दी होगी वो उसकी विशेषता बता रहा होगा। और आपने जैसे कि पढ़ा होगा जो एडवर्ब्स के काइंड्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, इस तरीके से जो एडवर्ब ऑफ बहुत सारे तरीके से 6 या 7 तरीके होते हैं। तो कंट्रास्ट में होते हैं, रीज़न में होते हैं, प्लेस में होते हैं, कंपैरिजन में होते हैं, रिज़ल्ट में होते हैं, पर्पज़ में होते हैं। तो जहाँ कहीं भी वाक्य में ये सारे भाव आते हैं वहाँ पर उस तरीके का कंजक्शन लगता है और कंजक्शन लगकर वो जो क्लॉज बन जाती है वो एडवर्बियल क्लॉज बन जाती है। अब यहाँ पर कंजक्शन लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, नीचे लिखा हुआ है यह इफ़, व्हेन, वेयर, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, देन, टिल, अनटिल, सिंस, अनलेस आदि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से प्रारंभ होती है। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज के 3 कैटेगरीज होती हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल क्लॉज। और मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ कहीं भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज का जिक्र होगा, चाहे वो उसमें नाउन क्लॉज आए, चाहे वो एडवर्बियल क्लॉज के थ्रू हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू हो, वहाँ पर एक कंजक्शन जुड़ेगा, वो कंजक्शन होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो दीज आर द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो पूरे लिखे हुए हैं, इफ़ से लेकर आपके अनलेस तक, ये सभी क्या हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। अब ये जो नीचे आपका लिखा हुआ है टाइम, प्लेस, रीज़न, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट एंड पर्पस, इनका अपना अलग अलग मतलब होता है। टाइम और प्लेस का मतलब आपको पता है, समय और स्थान। रीज़न का मतलब कारण, कंडीशन का मतलब शर्त, कंपैरिजन का मतलब तुलना, कंट्रास्ट का मतलब विरोध, रिजल्ट का मतलब परिणाम और पर्पस का मतलब उद्देश्य होता है। इसका यूज़ क्या है एडवर्बियल क्लॉज का और इन सारी चीज़ों का जो मैंने आपको बताया, तो जहाँ कहीं भी वर्ब से ये सभी भाव प्रकट हों, मतलब अगर वर्ब से स्थान के बारे में बात की जा रही हो तो स्थान वाला एडवर्ब लगाना है, हमें एडवर्बियल कंजक्शन लगाना है। और जहाँ पर टाइम की बात हो रही होगी वहाँ हमें टाइम वाला लगाना है। मतलब आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वहाँ किस भाव की बात हो रही है। यहाँ पर एक्सप्रेशन समझना है जो उसका है सेंटेंस का। आप टाइम वाला हेडिंग देखिए, आपको बच्चों जो नोट्स दिए गए हैं उससे इनके एग्जाम्पल अलग हैं। मैंने इसीलिए अलग दिए हैं ताकि आप और एग्जाम्पल से ज़्यादा रिलेट कर सकें उस चीज़ को। तो जो एग्जाम्पल इसमें दिए हैं वो भी आप पढ़िए, और जो ये टॉपिक समझने के बाद आप अपनी कॉपी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आप उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। तो टाइम वाला देखते हैं पहले। यदि वाक्य में समय का भाव व्यक्त होता है तो व्हेन यानी कि जब, जिसका व्हेन का मतलब जब, व्हेनेवर मतलब जब भी, वाइल मतलब जब, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, के बाद में, के पहले से अर्थ होता है बिफोर और आफ्टर का। सिंस मतलब से, मतलब काफ़ी टाइम से, एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम, एज सोन एज ज्यों ही, टिल मतलब तक, अनटिल मतलब जब तक। तो जहाँ कहीं भी टाइम से, और ये आप जितने भी सेंटेंस समझ रहे हैं, जब वो आया तो मैं ये कर रहा था, जैसे ही उसने किया, ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो क्रिया होगी वो कहीं ना कहीं समय से संबंधित होगी। जैसे आप एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए इसे। द थीव सॉ द पुलिस, थीव्स चोरों ने पुलिस को देखा।
दे रैन अवे एट वंस। जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वे भाग गए। एक भाव प्रकट हो रहा है कि क्रिया कब हुई, समय बताने की बात की जा रही है। एग्जैक्टली टाइम यहाँ नहीं दिया गया कि 4 बजे भागे कि 5 बजे भागे, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर होगा, उसका एक्सप्रेशंस क्लियर होंगे उसके कि इसमें भाव बताने की कोशिश की जा रही है। चलिए हमने इसको ज्वाइन किया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। अब यहाँ पर आपके जो भी कंजक्शंस थे, आप उनमें जो भी सुटेबल आपको लग रहा है, तो जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला, जो ही उन्होंने देखा वैसे ही वो भागे, जैसे ही उन्होंने देखा वैसे ही वो भाग गए। As soon as the thief saw the police, they ran away at once. हमने इसे किससे जोड़ दिया? As soon as से जोड़ दिया। अच्छा हाँ, एक और बात आप ध्यान रखेंगे, कंजक्शंस ज़रूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस के बीच में आए। समटाइम्स वो क्या होता है, स्टार्टिंग में भी यूज़ होते हैं, जैसे as soon as स्टार्ट होता है, until भी स्टार्ट होता है, when स्टार्ट होता है, if स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस में कंजक्शंस मिलेंगे जो आपको स्टार्टिंग में होंगे, लेकिन क्लियर भाव आना चाहिए उनका। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे जोड़ेंगे तो हम बीच में ही जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा है दे रैन अवे एट वंस, मतलब सेंटेंस आपका था, आपने जोड़ा पहले एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस दे रैन अवे एट वंस, आपने एज सुन एज से जोड़ दिया, और एज सुन एज ज्यों ही का अर्थ व्यक्त करता है, और वो जो कि होता है क्रिया के समय होने का। अगला हमने इसको जोड़ा व्हेन से, व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस दे रैन अवे एट वंस, जब चोरों ने पुलिस को देखा वे भाग गए तुरंत। तो ये भी यहाँ पर भी व्हेन से भी क्या हुआ, पुलिस जो चोरों के जो क्रिया करने का जो भाव था उस वो प्रकट किया। आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, मैं जब स्टेशन पहुँची तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो उसी अब भाव आपको खुद ही समझ में आना है। आप दोनों सेंटेंस पढ़िए, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँची, द ट्रेन हैड इज डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी। तो अब जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि कंबाइन करने में हमें क्या यूज़ करना हो सकता है, कि जब हम स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। अब आगे दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे इसका, When I reached the station, the train had departed. When से बनाया, When I reached the station, जब हम स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन चली जा चुकी थी। फिर अगला देखो, he waited for his brother, दूसरा सेंटेंस उसी का दिया है, he waited till his arrival, उसने अपने भाई का इंतज़ार किया। he waited till his arrival, वो तब तक इंतज़ार किया उसके पहुँचने तक। अब हम इसे जोड़ेंगे तो इसमें शब्द कौन सा आएगा, तक। कौन सा शब्द आएगा, तक। He waited for his brother till he arrived, उसके पहुँचने तक उसने अपने भाई का इंतज़ार किया। तो till भी समय बताती है क्रिया के होने का, मतलब इंतज़ार करने की जो क्रिया है वो कब तक हुई, till he arrived, जब तक वो पहुँचा। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, till लगाया। प्लेस, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है अगला। प्लेस का मतलब स्थान होता है। प्लेस के लिए यहाँ पर बेसिकली 2 ही वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन अगर कहीं कहीं पर कुछ और वर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन भाव स्थान का ही होगा उसमें। तो वेयर, जहाँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं, 2 वर्ड्स स्पेशली यूज़ होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए और एडवर्बियल क्लॉज में। ये इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। आप इस बात में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपको एडवर्बियल क्लॉज के अंतर्गत टाइम की एक डेफिनेशन दी जाएगी, प्लेस की एक डेफिनेशन दी जाए, मैनर की, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको इसमें डेफिनेशन नहीं समझनी है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो सेंटेंसेस आपको सेपरेट सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें जो वर्ब हो रही है वो वर्ब का जो भाव आ रहा है वो क्या आ रहा है, समय आ रहा है, स्थान आ रहा है, ढंग आ रहा है, कंट्रास्ट यानी कि तुलना, विरोध आ रहा है, या कंपैरिजन किया जा रहा है, या रिजल्ट बताना है। जो जैसा भाव वैसा कंजक्शन आपको बस यूज़ करना है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, नेहरू बहुत जगह पर घूमने गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह स्वागत किया गया। अब हम इसे जोड़ना है हमें। नेहरू वॉज वेलकम्ड वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी गए वो। अब यहाँ पर बेस सेंटेंस क्या था कि वो वेलकम किया गया, और जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ भी गए, वेयर ही वेंट, वेर एवर ही वेंट, दोनों से जोड़ सकता था। नेहरू वॉज वेलकम्ड वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी गए उनका वहाँ स्वागत किया गया। ही लिव्स एट सम प्लेस, वही किसी स्थान पर रहता है। दूसरा सेंटेंस दिया है, नोबडी लिव्स देयर, लेकिन कोई वहाँ नहीं रहता। तो नोबडी लिव्स देयर वेयर ही लिव्स, कोई वहाँ नहीं रहता जहाँ वो रहता है। जोड़ दिया हमने दोनों सेंटेंसेस को। अच्छा, अब आप ये भी ध्यान से देखिए,
अगर हम जहाँ से सेंटेंस हमारा कंबाइंड हुआ है, अगर हम उस सेंटेंस की क्लॉज को देखें, वेर एवर ही वेंट, वेयर ही लिव्स, कोई मतलब निकल रहा है, जहाँ वो गए, जहाँ वो रहता है, कोई मतलब है, ये इनकम्प्लीट क्लॉज होती है। जब हमने इसको उसकी बेस वर्ड्स सेंटेंस से जोड़ दिया तो इस सेंटेंस ने पूरा अपना अर्थ ले लिया। यही काम है क्लॉसेस का। अब रीज़न अगला है एडवर्ब ऑफ एडवर्बियल क्लॉज में रीज़न। रीज़न का मतलब होता है कारण, और कारण बताने के लिए बेसिकली दो ही आते हैं वर्ड्स, लेकिन तीसरा ये एज मैंने आपको लिख दिया है कि समटाइम्स कहीं कहीं पर एज भी यूज़ होता है। तो बिकॉज यानी कि क्योंकि, सिंस मतलब चूँकि, मतलब बहुत किसी कारण को बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। ही पास द एग्जामिनेशन, उसने अपना एग्ज़ाम पास किया। ही हैड वर्कड हार्ड। अब यहाँ पर आप जैसे ही पढ़ेंगे सेंटेंस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये रीज़न बता रहा है हमने। तो लिखा है ही पास द एग्जामिनेशन बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की इसलिए वो पास हो गया। तो पहले अब बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन मेहनत की, कोई मतलब निकल रहा है, नहीं मतलब निकल रहा है, तो उसको हमने जोड़ा, किस कंजक्शन के थ्रू जोड़ा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू, और उसमें क्या बन गया, एडवर्बियल क्लॉज बन गई। फिर दूसरा जोड़ा, सिंस ही हैड वर्कड हार्ड, चूँकि उसने कठिन मेहनत की, ही पास द एग्जामिनेशन, इसलिए वो पास हो गया एग्ज़ाम में। फिर अगला देखते हैं, द टी इज़ वेरी हॉट, जो चाय है वो बहुत गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, तो आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं नहीं पी सकता, उसका जो रीज़न है वो क्या है, द बिकॉज द ट्री इज़ हॉट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, आई कांट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पी सकता, बिकॉज इट इज़ हॉट, क्योंकि वो गर्म है। तो रीज़न बाद में बताते हैं और बेस सेंटेंस पहले लिखते हैं, रीज़न हमेशा बाद में बताया जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सिंस द टी इज़ वेरी हॉट, क्योंकि जो है चाय बहुत गर्म है, आई कांट ड्रिंक इट, इसलिए मैं इसे नहीं पी सकती। ही इज़ वीक, आई शैल टीच हिम, वो कमज़ोर है, मैं उसे पढ़ाऊँगी। आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज़ इल, मैं उसे पढ़ाऊँगी क्योंकि वो कमज़ोर है। तो यहाँ पर बिकॉज की मैंने स्पेलिंग में ई मिस कर दिया है, आप लगा लीजिएगा। तो आज के जो इस लेक्चर में आपको सिर्फ इतना ही है कि आप एडवर्ब ऑफ टाइम समझिए, प्लेस समझिए और रीज़न समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में आगे एडवर्बियल क्लॉज को हम डिफाइन करेंगे।